गरीब, युवाओं और बेरोजगारों के बारे में एक शब्द भी वित्त मंत्री महोदय ने बोला नहीं। ये 3 जो काले कृषि कानून बनाए थे उसको जबरदस्ती लागू करने का 1 साल सरकार ने समय खराब किया, किसानों पर आरोप लगाए, अत्याचार किया गया। मुझे बड़ा दुख हुआ जब सरकार ने पिछले साल एमएसपी के लिए 2,42 लाख करोड़ का बजट रखा था। इस बार घटा के वो 2.37 लाख करोड़ कर दिया है और 1,22,000 पद आज फौज में पद खाली पड़े। 10,000 पद अफसरों के हैं जो भरे नहीं गए। तो लगातार हमारी सुरक्षा ढांचा को बजाय मजबूत करने के उसको कमजोर होने दिया जा रहा है। आज के बजट में जो बोला वो शायद महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन जो नहीं बोला गया वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गरीब, युवाओं और बेरोजगारों के बारे में एक शब्द भी वित्त मंत्री महोदय ने बोला नहीं। और बड़े आश्चर्य की बात है, जिस सरकार ने 5 वर्षीय योजना की पॉलिसी को समाप्त कर दिया, आज वो 25 साल की रूपरेखा हमारे सामने विवरण कर रहे हैं और अपने पिछले 7 साल के कार्यकाल का कोई लेखा जोखा, कोई उपलब्धि, कोई व्हाइट पेपर प्रस्तुत नहीं किया गया। 700 किसानों ने अपनी जान से हाथ खो दिए। ये 3 जो काले कृषि कानून बनाए थे उसको जबरदस्ती लागू करने का 1 साल सरकार ने समय खराब किया, किसानों पर आरोप लगाए, अत्याचार किया गया। और अब जब एमएसपी पर कानून बनाने की बात तो कर रहे हैं, मुझे बड़ा दुख हुआ जब सरकार ने पिछले साल एमएसपी के लिए 2,42 लाख करोड़ का बजट रखा था। इस बार घटा के वो 2.37 लाख करोड़ कर दिया है। मतलब पिछली बार से कम प्रावधान रखा बजट में एमएसपी पे खरीद करने के लिए। दूसरी तरफ चीन लगातार आक्रमण करते हुए हमारी सीमाओं के अंदर घुसता चला जा रहा है और जो डिफेंस का बजट था, जीडीपी का 2.6% पिछले साल था, इस साल 2.2 रख दिया गया है और 1,22,000 पद आज फौज में पद खाली पड़े हैं। 10,000 पद अफसरों के हैं जो भरे नहीं गए। तो लगातार हमारी सुरक्षा ढांचा को बजाय मजबूत करने के उसको कमजोर होने दिया जा रहा है। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा इसी बीजेपी सरकार ने किया था, वो दूर दूर तक कहीं पूरा होता दिख नहीं रहा है। वित्तीय घाटा 6.8% हो गया और जो रेवेन्यू बढ़ा है ये खपत से नहीं बढ़ा है, ये दाम और जीएसटी बढ़े हैं इसलिए रेवेन्यू बढ़ा है। लोगों की जेब से पैसा गायब हो रहा है और नोटबंदी से पहले 17 लाख करोड़ रुपए की नकद करेंसी सर्कुलेशन में थी, जो आज बढ़ के 29 लाख हो गई। तो काला धन कहाँ समाप्त हो रहा है ये आंकड़े सरकार को बताने चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान में जो ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट है उसके बारे में घोषणा की थी। आज इस बजट में एक बार फिर राजस्थान को जो ईस्टर्न कैनाल के लिए एक नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर करने की हम उम्मीद लगाए बैठे थे, राजस्थान के 25 सांसद भाजपा के हैं और प्रधानमंत्री जी ने वादा खुद राजस्थान की ज़मीन पर किया था। आज वित्त मंत्री महोदया के माध्यम से कोई घोषणा ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट के बारे में नहीं हुई। ये राजस्थान को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब निजी निवेश, पब्लिक इन्वेस्टमेंट और विदेशी निवेश सब में कमी आ रही है। सरकार को कोरोना काल के बाद एक ऐसा बजट पेश करना चाहिए था जहां मध्यम वर्ग, छोटे दुकानदार, छोटे व्यवसायी उनकी मदद और सहायता के लिए संसाधन और पैसा उपलब्ध कराते। लेकिन आंकड़ों के जाल में डिजिटल करेंसी का कानून तो बना नहीं है, लेकिन उस पर टैक्स लगाने की बात कर दी है। तो बहुत सारी बातें ऐसी कही गई हैं जो मैं समझता हूँ काल्पनिक हैं, कागजी हैं, लेकिन धरातल पर महंगाई कम करने का, बेरोजगारी कम करने का कोई ठोस कदम इस बजट के माध्यम से जनता के सामने पेश नहीं हुआ। अब चर्चा इस पर होगी, लेकिन मुझे लगता है कि एक और मौका भाजपा ने खोया है। जब वो चाहते तो बहुत कुछ लोगों की मदद कर सकते थे। अब आने वाले समय में पता पड़ेगा। आप सब जानते हो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और 10 फरवरी को पहला मतदान होगा। हाल ही में मैं पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का दौरा कर आया हूँ और मुझे लगता है कि कम से कम 4 राज्यों में, उत्तराखंड में, पंजाब में, गोवा और मणिपुर में, यहाँ कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। और उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार गिर रहा है। यही कारण है कि 1 दर्जन विधायक बीजेपी से इस्तीफा देके विपक्ष में चले गए। उनके वर्तमान के कैबिनेट के मंत्री, 3 मंत्री इस्तीफा देके चले गए। उत्तराखंड में भी उनके एक सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर हरक सिंह रावत साहब, वो भाजपा छोड़ के कांग्रेस में ज्वाइन कर गए हैं। तो भाजपा की स्थिति लगातार नाजुक होती जा रही है और जिस प्रकार का प्रचार उनको करना पड़ रहा है
पूरा केंद्र नेतृत्व, प्रधानमंत्री सब वहाँ पे जाके लगातार वोट मांग रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं विपक्ष के ऊपर। अपने काम के दम पर वोट नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। और हमेशा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो 80 बनाम 20 की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। जब उनको लगता है कि चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा किसी क्षेत्र में वो कामयाब नहीं हो सके हैं, खासकर रोजगार में, और कोरोना के बाद जो लाशें बहीं गंगा के अंदर हम सब ने देखी हैं, उस हालात को नियंत्रण में नहीं कर पाए, इसलिए अंत में जाके वो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, विवादित बयान देते हैं। और मुझे लग रहा है कि जनता बदलाव का मन बना चुकी है। और प्रियंका जी ने कांग्रेस के लिए जो पिछले 3 साल मेहनत करी है, चाहे हाथरस का मुद्दा हो, चाहे उन्नाव का मुद्दा हो, चाहे लखीमपुर खीरी का मुद्दा हो, जिन केंद्रीय मंत्री के पुत्र पर जो आरोप लगे थे उसका सामना करने के लिए, उस दुष्कर्म का, उस जो हत्या हुई थी, उस अपराध का सामना करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता सामने आए थे। तो प्रियंका जी की मेहनत, हमने ब्लूप्रिंट तैयार किया है महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए। मुझे लगता है कि एक बेहतर विकल्प देने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी है। और सपा बसपा की सरकारों को पहले भी जनता देख चुकी है। परिणाम 10 मार्च को आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस की स्थिति बहुत बेहतर रहेगी और जनता कांग्रेस को मौका देने का काम करेगी।